नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं कुलदीप बाबा। फिलहाल चलिए खबरों की तरफ आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने दिए निर्देश, मतदान के दिन और इससे 72 घंटे पहले बाइक रैलियों पर रोक। जी हाँ, चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं कि मतदान के दिन हो या फिर इससे 72 घंटे पहले हो, बाइक रैलियों पर रोक रहेगी। निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक लगाने के निर्देश चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए हैं। मतदाताओं को डराने संबंधी खबरों पर आयोग ने संज्ञान लिया है। मतदाताओं को डराने वाली तमाम खबरें, उस पर आयोग ने संज्ञान लिया और कहा कि समाज विरोधी तत्व बाइक का इस्तेमाल करते हैं और मतदाताओं को डराने की कोशिश करते हैं। 5 राज्यों में चुनाव होने हैं और 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों, दलों को इसके बारे में अवगत कराने के लिए भी निर्देशित किया है और साफ तौर से, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है, चुनाव को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है, ऐसे में चुनाव आयोग का ये निर्देश बेहद महत्वपूर्ण है। मतदान के दिन, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन भी और इससे 72 घंटे पहले बाइक रैलियों पर रोक रहेगी, साफ तौर से निर्देशित कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्रों में बाइक रैलियों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही मतदाताओं को डराने संबंधी तमाम खबरें, उस पर यह फैसला लिया गया आयोग की तरफ से। आयोग की तरफ से कहा गया कि समाज विरोधी तत्व बाइक का इस्तेमाल करते हैं, मतदाताओं को डराने की कोशिश करते हैं, इन पर रोक लगाने की बहुत जरूरत है। इससे वोटिंग प्रतिशत में भी असर दिखाई देगा। 5 राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने निर्देशित किया है और चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों से भी, दलों से भी इस बारे में अवगत कराने के लिए निर्देशित किया है। नैतिकता के अलग अलग पैमाने, जी हाँ, ये पूरी खबर क्या है समझिए। नैतिकता के अलग अलग पैमाने किस तरीके से हैं और ये पैमाना किस तरीके से सेट किया जाता है, ये समझने की जरूरत है। क्या भाजपा अपने हिसाब से पैमाना बनाती है, अपने लिए अलग, अपनी पार्टी के लिए अलग और दूसरों के लिए अलग? इसीलिए हम कह रहे हैं कि नैतिकता के अलग अलग पैमाने आखिर कैसे हो सकते हैं। भाजपा अपने हिसाब से पैमाना सेट करती है। परमबीर मामले में भाजपा ने सीएम और गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा। जब भाजपा शासित राज्यों में चिट्ठियां, सीडी आदि कांड हुआ करते थे, वहां पर रवैया बीजेपी का कुछ और रहा, लेकिन अब भाजपा महाराष्ट्र में उच्च नैतिक पैमाने की बात कर रही है, इसकी दलील दे रही है। जिस तरह से परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर खुलासा किया और साथ ही उसी तरह यूपी, गुजरात में भी पुलिस अधिकारियों ने कई खुलासे किए थे और साथ ही उधर कर्नाटक में राज्य सरकार के एक मंत्री की वीडियो सीरीज सामने भी आई, लेकिन जब भाजपा नेताओं ने इस पर एक्शन नहीं दिखाया, इस पर कोई बयान नहीं दिया गया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई, उसकी आलोचना नहीं की गई, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इस पर चुप्पी साधी गई, तो फिर महाराष्ट्र को लेकर जिस तरीके से इस्तीफा मांगा जा रहा है वो कहां तक जायज है। और अब महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी की चिट्ठी के बहाने सरकार से इस्तीफा मांगा जा रहा है और इसीलिए जो विरोधी पार्टियां हैं, खुद शिवसेना हो, महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार हो, वो ये बार बार कह चुकी है कि भाजपा का जो पैमाना होता है नैतिकता का, वो अलग अलग होता है। अपने राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार होती है, वहां पर अगर इस तरीके से मामले सामने आते हैं तो वहां पर चुप्पी बीजेपी के नेता साध लेते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पूरी कोशिश की जा रही है, ताकत झोंक दी गई है बीजेपी की तरफ से सरकार से इस्तीफा मांगने की और इसीलिए लगातार शिवसेना भी, एनसीपी भी हमलावर है। परमबीर मसले में भाजपा ने सीएम, गृह मंत्री का इस्तीफा मांगा और अभी तक भी लगातार मांग की जा रही है इस्तीफे की। जब भाजपा शासित राज्यों में चिट्ठियां, सीडी आदि कांड हुआ करते थे तो वहां पर रवैया कुछ और बीजेपी का दिखाई दिया। अब भाजपा महाराष्ट्र में उच्च नैतिक पैमाने की बात कर रही है और साथ ही जिस तरह से परमबीर सिंह ने चिट्ठी लिखकर खुलासा किया है, उसी तरीके से आपको याद होगा यूपी में भी, गुजरात में भी पुलिस अधिकारियों ने कई खत लिखे, कई खुलासे किए। उधर कर्नाटक में राज्य सरकार के एक मंत्री की वीडियो सीडी भी सामने आई, लेकिन जब भाजपा नेताओं ने इस पर एक्शन नहीं लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई, चुप्पी साध ली जाती थी इन इलाकों में और अब महाराष्ट्र में पुलिस अधिकारी की चिट्ठी पर बवाल खड़ा कर दिया गया, तो फिर इसको लेकर सवाल उठने लाजमी है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में शहमात का खेल चल रहा है। जी हाँ, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सिर पर हैं, शहमात का खेल चल रहा है। हर पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव बेहद करीब। आपकी तर्ज पर सभी पार्टियों का घोषणा पत्र, जी हाँ, आपकी तर्ज पर, आम आदमी पार्टी की तर्ज पर ही सभी पार्टियों का घोषणा पत्र अब दिखाई दे रहा है। मुफ्त बांटने का रास्ता जरूर तमिलनाडु ने देश को सिखाया। अब मुफ्त बांटने का जो रास्ता अभी दिल्ली से केजरीवाल उठा रहे हैं, उस रास्ते पर चल रहे हैं, जरूर वो रास्ता तमिलनाडु ने देश को सिखाया। वैसे लोक लुभावन वादे से लोगों को आकर्षित करने का दाव है केजरीवाल ब्रांड। अब इस लाइन पर असम, बंगाल और दूसरे राज्यों के चुनाव में पार्टियां भी चल रही हैं। अब केजरीवाल के ही नक्शे कदम पर वो बंगाल में तमाम पार्टियां हों या फिर दूसरे राज्य, असम इसमें भी शामिल हैं, असम में भी तमाम जो दल हैं वो इसी लाइन पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनावी घोषणा पत्रों में पार्टियां ऐसे एजेंडों पर ही आमजन को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टियों का दावा साफ तौर से
केजरीवाल की तरह ही है मुफ्त में चीजें बांटने का, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि केजरीवाल के नक्शे कदम पर पार्टियां चल रही हैं जहां जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं। कोशिश पूरी ये की जा रही है कि केजरीवाल के एजेंडे पर ही चलकर आमजन तक पहुंच बनाई जाए, उन तक पकड़ बनाई जाए और उनको एक वोट बैंक के तौर पर उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल की घर घर राशन वाली योजना को ममता ने बंगाल में कर दिया आगे। अब केजरीवाल की जिस तरीके से घर घर राशन वाली योजना अब चली दिल्ली में, उसमें ममता ने भी बंगाल में इसको आगे कर दिया है। और दिल्ली के बिजली पानी फ्री वाले दाव का कांग्रेस ने असम में इस्तेमाल किया। अब दिल्ली के बिजली पानी फ्री वाले दाव को जिस तरीके से केजरीवाल ने चला, उसी दाव पर कांग्रेस भी असम में चलती हुई आगे दिखाई दे रही है, या फिर उसी का ऐलान असम में कांग्रेस ने भी कर दिया है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जहां पर भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, 5 राज्य उनमें शामिल हैं, उन राज्यों में सभी पार्टियां जो हैं वो केजरीवाल के नक्शे कदम पर चल रही हैं, उसी लाइन पर चल रही हैं जिस लाइन पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल या फिर दिल्ली की आम आदमी पार्टी चलती हुई लंबे वक्त से दिखाई दे रही है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव और कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, इसको लेकर लगातार तैयारी की जा रही है। वो सत्तासीन पार्टी कांग्रेस हो या फिर विपक्षी दल बीजेपी, लगातार दावा ये कि जीत उन्हीं की होगी। अब कांग्रेस सहानुभूति कार्ड खेलने की तैयारी में है। अब इस सहानुभूति कार्ड का किस तरीके से फायदा कांग्रेस को मिलेगा सुजानगढ़ के चुनाव में, इस पर लगातार नजर है। भाजपा की गढ़ भेदने की अपनी रणनीति है। भाजपा लगातार गढ़ भेदने की कोशिश कर रही है, किले में सेंध मारने की कोशिश कर रही है, और ये रणनीति जो बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, वो कितनी कारगर होगी, इसको लेकर भी सियासी गलियारों में तमाम बातें कही जा रही हैं। सुजानगढ़ की जनता ने हर बार चुनाव में बदला चेहरा। सुजानगढ़ की सीट अभी एससी के लिए आरक्षित है और कांग्रेस यहां 6 बार जीती है, 3 बार निर्दलीय यहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। जनसंघ और जनता पार्टी एक बार विजय यहां से हुई है। भाजपा ने इस सीट पर 4 बार विजय हासिल की है, लेकिन इस बार जो सुजानगढ़ के चुनाव होने हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसी चुनाव पर लगातार फोकस भी है, वो कांग्रेस का फोकस हो, क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी है और पूरी कोशिश ये की जाएगी कि यहाँ पर कांग्रेस की जीत हो, क्योंकि सरकार की साख पर भी सवाल है। साफ तौर से ये कि सरकार के कामकाज पर ही यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके आधार पर जनता जीत दर्ज कराएगी। अगर कांग्रेस की जीत होती है तो सरकार के लिए अच्छी बात, अगर नहीं होती तो फिर मंथन आगे किया जाएगा। या फिर अभी हालांकि दावा लगातार कांग्रेस अपने दावे कर रही है, भाजपा भी लगातार किले में सेंध मारने की कोशिश कर रही है और जनता ने हर बार चुनाव में अपना चेहरा यहाँ पर बदला है। अब इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, इसी को लेकर रणनीति बनाने में हर पार्टी जुटी हुई है, वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। संजय निरुपम से कांग्रेस नेता नाराज हैं। जी हाँ, संजय निरुपम लगातार बयानबाजी भी करते रहते हैं पार्टी लाइन से हटके, उनसे कांग्रेस के नेता नाराज हैं। चिट्ठी कांड में संजय कर रहे आग में घी डालने का काम। अब जो चिट्ठी कांड है जिसको लेकर उबाल है कांग्रेस के भीतर, उस चिट्ठी कांड में संजय कर रहे आग में घी डालने का काम। परमबीर मसले पर भाजपा की लाइन पर चल रहे हैं संजय निरुपम, जिसको लेकर अब कांग्रेस के लिए सिरदर्द संजय बन चुके हैं। परमबीर के मसले पर महाराष्ट्र में सरकार घिरी हुई है, सरकार का हिस्सा कांग्रेस भी है। अब जिस तरीके से बयानबाजी संजय निरुपम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए अच्छा है और पार्टी के लिए, सरकार के लिए महाराष्ट्र की वो बुरा हो सकता है और इसीलिए भी पार्टी के कुछ नेता हैं, कुछ लीडर्स हैं जो नाराज चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद की लाइन को ही संजय ने बढ़ाया आगे। रविशंकर प्रसाद ने, आपको याद होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तमाम हमले भी बोले थे। साफ तौर से जो लाइन रविशंकर प्रसाद की थी उसी को संजय ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा इस मामले में शरद पवार से पूछताछ होनी चाहिए। अब संजय ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में जो परमबीर ने चिट्ठी कांड किया, चिट्ठी बम फोड़ा, उस पर अब इस पूरे मामले पर शरद पवार से भी पूछताछ होनी चाहिए। वैसे राहुल और तीसरे मोर्चे को लेकर कांग्रेसी चिढ़े हुए हैं पवार से, लेकिन पवार ही हैं जो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को बचा सकते हैं और मुश्किल वक्त में पवार की जो स्ट्रैटेजी है वही काम आ सकती है। अब भरोसा सिर्फ और सिर्फ सहारा, एक तरीके से आप कहिए, सरकार का, वो पवार साबित होंगे। इसलिए कांग्रेस नेता अभी नहीं चाहते हैं कि पवार पर किया जाए कोई व्यक्तिगत अटैक और इसीलिए भी हालांकि वक्त वक्त पर इससे पहले शरद पवार पर कई हमले कांग्रेस की तरफ से किए गए, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि सरकार का हिस्सा कांग्रेस भी है तो इस तरीके से कांग्रेस अभी चाहती है कि कोई व्यक्तिगत अटैक ना किया जाए पवार पर, क्योंकि वहां पर महाराष्ट्र में सरकार इस वक्त खतरे में है। और परमबीर सिंह को लेकर जिस तरीके से तमाम बातें कही गई बीजेपी की तरफ से भी पहले, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी जो आरोप लगाए गए हैं गृह मंत्री पर, उसको लेकर अब साफ तौर से शरद पवार ही हैं जो बचा सकते हैं महाराष्ट्र की सरकार को। और ऐसे में संजय निरुपम का इस तरीके से बयानबाजी करना वो पार्टी के लिए किस तरीके से नुकसानदायक हो सकता है, इसको लेकर भी अब पार्टी के जो खुद कांग्रेस के नेता हैं वो संजय से नाराज चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पार्टी लाइन से हट के बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि संजय निरुपम को पार्टी के इस एजेंडे से मतलब नहीं है। जो एजेंडा कांग्रेस ने महाराष्ट्र में तय किया है उस एजेंडे से हट के संजय चल रहे हैं, जिसको लेकर नाराज है कांग्रेस। और संजय अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद से ही पार्टी को नुकसान
देने वाले बयान देते आ रहे हैं, जो कि पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित भी हो रहे हैं। जब से उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया गया उसके बाद से ही वो नाराज भी हैं और इस तरीके से पार्टी लाइन से हट के बयानबाजी कर रहे हैं। केसीआर बेटे को जन्मदिन का तोहफा देंगे क्या, इस पर सभी की नजर है। केसीआर बेटे को जन्मदिन का तोहफा देने वाले हैं क्या? जानकार सूत्रों ने संकेत इसके दे दिए हैं। केसीआर अपने बेटी को जन्मदिन का कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं, कोई गिफ्ट दे सकते हैं। इसको लेकर तमाम बातें लंबे वक्त से की जा रही हैं। जानकार सूत्रों ने इसके संकेत दिए हैं। चंद्रशेखर राव बेटे केटी रामाराव को सौंप सकते मुख्यमंत्री की कुर्सी। अब ये तमाम बातें सियासी गलियारों में जो सियासी जानकार है वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर राव बेटे केटी रामाराव को सौंप सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके जन्मदिन के मौके पर, क्योंकि शायद चंद्रशेखर अब रिटायर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब खबर ये भी है कि शायद चंद्रशेखर जो है वो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इसी की प्लानिंग में लगे हुए हैं और इसीलिए केटी रामाराव के बर्थडे के मौके पर वो कोई बड़ा तोहफा उनको दे सकते हैं और वो तोहफा सीएम की कुर्सी भी हो सकती है। वैसे चंद्रशेखर चाहें तो वो अभी लंबे वक्त तक सक्रिय राजनीति का हिस्सा रह सकते हैं, वो सक्रिय राजनीति में रहकर भी लगातार काम कर सकते हैं, लेकिन अब सियासी जानकारी कह रहे हैं कि वो प्लानिंग कर रहे हैं रिटायरमेंट के। राज्य में उनकी लोकप्रियता पहले की तरह कायम है। राज्य में जो लोकप्रियता है वो लगातार उनकी कायम है। विधान परिषद चुनाव ने इस पर मुहर भी लगा दी है और हालांकि राव के चचेरे भाई हरीश जरूरत दे सकते थे चुनौती। अब खबर ये है, माफ कीजिएगा, राव के जो चचेरे भाई हैं हरीश, वो हो सकता है कि उनको चुनौती जरूर दे सकते थे, लेकिन वो भी हट गए, अब पीछे वो रह गए। इसके पीछे भी क्या वजह हो सकती है, इसको लेकर भी तमाम बातें हैं। दूसरी ओर केटी रामाराव पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर निभा रहे पूरी जिम्मेदारी और रामाराव के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने पर पार्टी में रास्ता पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि जन्मदिन बहुत नजदीक है केटी रामाराव का, ऐसे में चंद्रशेखर उनको कोई बड़ा तोहफा दे सकते हैं। अब वो क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी होगी, इस पर लगातार नजर है। आगे बढ़ते शरद पवार बने देशमुख की ढाल। जी हाँ, शरद पवार एनसीपी प्रमुख, वो किस तरीके से अनिल देशमुख की ढाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, पूरे मसले में जो सबसे ज्यादा घिरे हैं आरोपों से वो हैं महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख। अब वो संकट मोचक की भूमिका में देख रहे हैं शरद पवार को। वो देशमुख की ढाल किस तरीके से पवार बन रहे हैं, पूरी खबर आपको समझाते। हर संभव प्रयास किया देशमुख की सेफ्टी का। 2 बार 2 मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं शरद पवार, तमाम बातों का जिक्र कर चुके हैं, बचाव करते हुए दिखाई दिए हैं और हर संभव कोशिश ये है पवार की कि वो सेफ्टी करे देशमुख की। आरोप प्रत्यारोप के बीच परमबीर को मिला भाजपा का सपोर्ट। अब जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है, इन सब के बीच में परमबीर को, पूर्व पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र मुंबई, उनको भाजपा का सपोर्ट मिला है। भाजपा भी परमबीर के आरोपों का कर रही है समर्थन। अब पूर्व पुलिस कमिश्नर महाराष्ट्र के परमबीर सिंह, जिन्होंने लेटर बम फोड़ा, उसके बाद से ही लगातार कई आरोप भी लगाए गए एक दूसरे पर, परमबीर की तरफ से भी और महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से भी। लेकिन इस सब पूरे घटनाक्रम के बीच में भाजपा कहीं ना कहीं सपोर्ट में आ गई है परमबीर के और भाजपा भी परमबीर के आरोपों का समर्थन कर रही है। और पवार ने कहा कि गृह मंत्री 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर से कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में भर्ती थे, जबकि भाजपा का दावा है कि देशमुख ने 15 फरवरी की पीसी को संबोधित किया था और इधर परमबीर ने देशमुख के घर की सीसीटीवी फुटेज भी पेश करने की बात कही है। कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र का ये खेल जो चल रहा है वो इन दिनों और भी उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो सियासी भूचाल आया हुआ है वो कहां जाकर रुकेगा। अब जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप क्या वाकई में सच है, उससे कैसे निकलते हैं अनिल देशमुख और किस तरीके से संकट मोचक साबित होते हैं शरद पवार, इस पर भी लगातार नजर रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, शिवसेना के अखबार सामना का संपादकीय, भाजपा के हाथों में खेल रहे परमबीर सिंह। अब देखिए, शिवसेना के अखबार सामना का संपादकीय है, उसमें कहा गया है कि भाजपा के हाथों में खेल रहे हैं परमबीर सिंह। पूर्व पुलिस कमिश्नर साफ तौर से कह रहे कि भाजपा जो कह रही है परमबीर सिंह वो करते जा रहे हैं। मुंबई पुलिस कमिश्नर पद से हटाए गए परमबीर सिंह महाविकास आघाड़ी का हिस्सा सरकार के पीछे भाजपा पड़ी हुई है और इसीलिए भी कहीं ना कहीं सामना में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि परमबीर सिंह जो भी आरोप लगा रहे हैं उसमें कोई सच्चाई है नहीं। वो बीजेपी जो कह रही है वो करते हुए परमबीर सिंह जा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी सरकार के पीछे भाजपा पड़ी हुई है और इस तरह सरकार गिराने की कोशिश से लग जाएगी आग। महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है भाजपा। वर्षे के मामले में भाजपा ने परमबीर को हटाने की मांग की। अब कैसे भाजपा के प्रिय बन गए हैं परमबीर सिंह, इसको लेकर भी कई बातें कही जा रही हैं। मुख्यमंत्री गहलोत के आवास पर हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम चल रहा है। आपको सीधे दिखाते हैं, वर्चुअली पूरा प्रोग्राम हो रहा है। सीएमआर से वीसी के माध्यम से अनावरण
आज है कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि और इसी मौके पर हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम। और आज ही कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि भी है और सीएमआर से वीसी के जरिए पूरा कार्यक्रम चल रहा है। हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम सीएम अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं। साथ ही मंत्री प्रसादी लाल मीणा, ममता भूपेश विधायक इस कार्यक्रम का हिस्सा भी हैं। अब कुछ देर के बाद सीएम बोलेंगे भी, वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन फिलहाल तस्वीरें जो आ रही है वो आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है, वर्चुअली पूरा प्रोग्राम। हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि आज है, कांग्रेस के दिवंगत नेता, और इसी मौके पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया जा रहा है। सम्मान किया जा रहा है शॉल और सूत की माला द्वारा पूर्व जिला प्रमुख अजीत सिंह जी महुआ द्वारा। श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास मंत्री, आपका भी सम्मान किया जा रहा है। सम्मान नहीं तो कांग्रेस के दिवंगत नेता हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि और इसी मौके पर सीएम अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं। उनकी मूर्ति का अनावरण भी करेंगे थोड़ी देर के बाद वर्चुअली, क्योंकि कोविड है इसलिए सब एकत्रित नहीं हो सकते, मौके पर जाकर भी अनावरण करना पॉसिबल है नहीं, इसलिए वर्चुअल माध्यम से सभी जुड़े भी हुए हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा भी इसका हिस्सा है, ममता भूपेश भी, और साथ ही तमाम विधायक भी इसका हिस्सा बनेंगे। हरि सिंह महुआ की पुण्यतिथि आज, और पुण्यतिथि के मौके पर ही ये अनावरण कार्यक्रम है। सीएमआर से तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि पहले से खबर थी कि 12 बजे के आसपास तक इसका अनावरण करेंगे सूबे के मुख्य अशोक गहलोत, और तय समय के मुताबिक ही ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीएमआर से, और वर्चुअल माध्यम से अलग अलग जगहों से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, कांग्रेस के लीडर्स भी जुड़े हुए हैं। अब मूर्ति का अनावरण करेंगे थोड़ी देर के बाद सूबे के मुख्य अशोक गहलोत। हरि सिंह महुआ की मूर्ति, पुण्यतिथि का आज मौका, और सुबह से ही लगातार श्रद्धा सुमन उनको अर्पित किए भी जा रहे हैं। और तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो भी अपना वक्तव्य हरि सिंह महुआ के लिए सुबह से ही रखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। और साथ ही अब चूंकि थोड़ी देर के बाद जब मूर्ति का अनावरण होगा वो तस्वीर भी आपके सामने रखेंगे। फिलहाल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। दिवंगत नेता है कांग्रेस के हरि सिंह महुआ। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी नरेश शर्मा जुड़ चुके हैं। नरेश, ये वर्चुअली पूरा कार्यक्रम हो रहा है, हरि सिंह महुआ की मूर्ति का अनावरण कितने देर में करेंगे सीएम अशोक गहलोत? देखिए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है और खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो वीसी के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े हैं सीएमआर से। और खास बात यह है कि हरि सिंह महुआ जो कि पूर्व मुख्य सचेतक रहे हैं कांग्रेस सरकार के समय, राजस्थान विधानसभा में रहे हैं और काफी उनकी एक कहें कि बड़े राजनेता के रूप में उनकी पहचान थी। उनकी पुण्यतिथि पर ही आज ये मूर्ति का अनावरण हो रहा है। और जहां तक कार्यक्रम की बात करें तो तमाम जो बड़े नेता है, कांग्रेस के मंत्री है, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। और जो उनके पैतृक गांव है, खास हम बात करें महुआ में जो हेडला बुजुर्ग है, वहां पे एक सद्भावना पार्क है। उस सद्भावना पार्क में ये मूर्ति लगाई जा रही है। और ये लंबे समय से एक कोशिश थी कि उनकी याद को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए उनकी मूर्ति का अनावरण किया जाए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज समय दिया है उनकी मूर्ति का अनावरण करने का। हालांकि कोविड है और संक्रमण का खतरा ज्यादा है,
ऐसे में मुख्यमंत्री ने वहां कार्यक्रम स्थल पे जाने की बजाय मुख्यमंत्री आवास से ही वीसी के माध्यम से कार्यक्रम करने का फैसला किया है। और खासकर अगर हम दौसा जिले की बात करें और महुआ की, तो हरि सिंह महुआ जो कि गांव के नाम से ही उनकी पहचान थी, उनको एक दबंग नेता माना जाता था और उन्होंने काफी काम कराए थे अपने विधायक काल में अपने क्षेत्र में, जिनके कारण से उन जनता जो है वास्तव उनके काम को याद की है। और यही कारण है कि उनके परिजनों ने जो है, अगर बात करें मनोहरी देवी है, संजय सिंह है, कुलदीप सिंह है, जो उनके परिजन हैं, उन्होंने इसके अलावा जो पूर्व जिला प्रमुख है अजीत सिंह महुआ, उन सबके प्रयासों से ये मूर्ति बनी है और अब इसका अनावरण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का भी संबोधन होने का इसमें है कार्यक्रम में कि, और वो बताएंगे कि किस तरह से हरि सिंह महुआ की दौसा की राजनीति में अपनी एक पकड़ थी, अपनी एक अहमियत थी और किस तरह से उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए लगातार जो है विधानसभा में आवाज उठाई और लगातार कार्यक्रम उन्होंने किए। कई विकास की जो योजना है वो अपने क्षेत्र में लेकर गए थे। इन तमाम मुद्दों पे जब वक्ता बोलेंगे, उनमें मंत्री प्रसादी मीणा को भी आमंत्रित किया गया है, ममता भूपेश को भी आमंत्रित किया गया है, कुछ विधायक जो इस क्षेत्र से संबंधित है उनको भी आमंत्रित किया गया है और भजनलाल जाटव जो है उनको भी इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ऐसी एक बड़ा कार्यक्रम है। हालांकि कोविड को देखते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए, हेल्थ प्रोटोकॉल को देखते हुए कुछ इसमें सीमाएं रखी है, लेकिन जब अगर मुख्यमंत्री वीसी के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो इस कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री के भी काफी नजदीकी संबंध रहे हैं और उसी यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री ने ही फैसला किया है कि वो इस मूर्ति का अनावरण वीसी के माध्यम से करेंगे। चलिए ठीक है नरेश, आप रहिए हमारे साथ। तस्वीरें एक बार दिखा दें दर्शकों को, क्योंकि वहाँ पर माला भी सीएम को पहनाया गया है, शॉल भी उनको उड़ाया गया। अब थोड़ी देर के बाद इंतजार की घड़ी खत्म भी होने वाली, एक तरीके से अनावरण करेंगे, उसके बाद की तस्वीरें आएंगी। संबोधन भी, जैसे कि आपने भी कहा कि संबोधन भी होगा, सीएम अशोक गहलोत का तमाम बातों का जिक्र वो करेंगे। हरि सिंह महुआ को लेकर, उनके योगदान को लेकर, किस तरीके की उनकी छवि थी, उसको लेकर भी तमाम बातों का जिक्र सूबे के मुखिया अशोक गहलोत करेंगे। लेकिन अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कुछ ही देर के बाद संबोधन भी हो सकता है सीएम अशोक गहलोत का। उससे पहले जो वर्चुअल माध्यम से तमाम लोग जुड़े हुए हैं उनको भी, तो मुझे उनसे भी जुड़ते हुए, उनसे बातचीत करते हुए सीएम अशोक गहलोत, मेरे ऊपर से, नीचे से, चारों तरफ से कोई छाया थी जो हट गई है और इस वीरान जंगल में अपने को अकेला महसूस करता हूं। लेकिन पुणे साथ ही आपका भी स्मरण होता है, क्योंकि मेरे जीवन में मेरे पिताजी हमेशा मुझसे कहा करते थे कि सार्वजनिक जीवन व्यक्ति का जो होता है वो किसी सीमाओं में बंधा हुआ नहीं होता। पत्नी, पुत्र, भतीजे, भाई बहन, ये एक सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का परिवार नहीं होता, बल्कि एक विशाल जनसमूह के रूप में जो रिश्ते तय करते हैं सार्वजनिक जीवन के अंदर, वो एक विशाल परिवार पैदा होता है सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति का। और ऐसा ही नजारा, ऐसा ही सुखद एहसास मुझे होता है मेरे पिता स्वर्गीय जी महुआ साहब के लिए कि आज एक विशाल परिवार, और न केवल जातियों में बंधा हुआ, बल्कि सर्व समाज और सर्व धर्म को मानने वाले लोगों का एक विशाल परिवार हमको विरासत में छोड़कर गए हैं, जिसको संभालने की चुनौती हमारे सामने है। माननीय, चूंकि वो
उस शख्स के पिता थे जिसको कहीं आवश्यकता थी, दुख में, तकलीफ में, सामाजिक व्यवस्थाओं के उत्पीड़न से परेशान व्यक्तियों में, चाहे कोई समाज के रूप में, आपसी जातिगत झगड़ों की स्थिति के रूप में, मेरे पिताजी हर समय, हर जगह और हर समय खड़े रहते थे। रात के 12 बजे भी सर मैंने देखा है उनको, अगर आवश्यकता होती थी तो कई गांवों में, उनके जीवन में मैंने देखा है, कई गांवों में जातिगत विद्वेषता के चलते आपस में इंसानों की मौत होने की स्थिति जहां बनती थी, रात के 12 बजे चारपाई से अकेले उठ के गाड़ी उठा करके और उन लड़ने वाले दो जातियों के बीच में जाकर के नियत्ते खड़े हो जाते थे। और उनके वाणी में, उनके व्यवहार का इतना प्रभाव था कि जो संघर्षशील जातियां थी, उनकी बात सुनने के बाद एकदम से शांत होकर के और भाईचारा स्थापित होने का काम हमेशा क्षेत्र में रहता था। ऐसा उनका व्यक्तित्व रहा। और एक जो बात मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं, जो मेरा गुमान भी है, मेरा अभिमान भी है और मुझे फक्र भी है कि मैं एक ऐसी शख्सियत का पुत्र हूं जिसकी राजस्थान की धरती पर एक विशिष्ट पहचान थी अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी स्वाभिमानी राजनीति के लिए, अपने सिद्धांतों की राजनीति के लिए और राजनीतिक शुचिता कायम करने के लिए, सामाजिक समरसता के लिए काम करने के लिए, जातिगत विद्वेषता दूर करने के लिए और मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए समर्पित एक जीवन। आज उनकी पुण्यतिथि पर माननीय आपके द्वारा उनकी प्रतिमा के अनावरण के समय श्रद्धावनत होकर के इस भारी जनसमूह के सामने सिर्फ ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूं कि मेरे पिता की आत्मा को सुकून मिले और उनके आशीर्वाद